यह कहानी है एक गरीब लड़के की और वह लड़का एक चोरी के पैसे मिल जाते किस तरीका से बेईमानी से अच्छा लड़का बन जाता है। तो इस कहानी को पूरा सुनेंगे और समझेंगे। तो श्याम, मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरी आज पहली सैलरी आई थी अपने छोटे से शहर में। यहाँ अपनी पढ़ाई पूरी करने आया था। पापा तो चाहते थे कि मैं अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दूं, लेकिन श्याम ने अपने घर के हालात देखे। पापा, लेकिन पढ़ाई के साथ मैं नौकरी भी करूँगा। घर का लोन भी है और पढ़ाई पूरी करने के बाद भी तो यही करना है। पार्ट टाइम एक जॉब ज्वाइन कर लिया जिसमें मुझे 12 से 13 हज़ार रुपये मिल रहे थे। पहले महीने की सैलरी लिए हम दीपावली मनाने अपने घर के लिए रवाना हुआ। घर जाने में मुझे 8 घंटे लगते हैं। बस का सफ़र रहा, लेकिन सैलरी के पैसे मैंने पर्स में रखे थे। त्योहार का समय है, बस में जगह मिलना मुश्किल की बात है, लेकिन इन सब बातों को अब मैं मुसीबत नहीं मान रहा था, बल्कि इन सब के बावजूद मेरा मन खुश था। जब मैं पैसे जो थे पैसा पास हो तो खुशी ही है, इस बात का मुझे एहसास हो गया था। बस का पूरा डिब्बा भरा हुआ था। मेरा स्टॉप लास्ट स्टॉप था। बस स्टैंड पर बस रुकी। बस मज़े से चल रही थी, पर उतरकर एक प्लेटफॉर्म पर उतरकर मैं भी मज़े लेते हुए, खाते पीते हुए अपनी यात्रा कर रहा था। थोड़ी देर बाद बस में कुछ जगह हुई और एक सीट मुझे बैठने को मिल गई। खिड़की के पास की सीट थी तो बाहर की ठंडी गर्म हवा मेरी आंखें कब लग रही थी मुझे पता भी नहीं चल रहा था। करीब 4 घंटे बाद शोर के कारण मेरी आँख खुल गई। अभी मैं समय देखा तो मेरा बस स्टैंड करीब 1 घंटे की दूरी पर और होगा। प्यास लगी। मैंने पानी की बोतल लेने के लिए अपने पेट के पीछे वाली जेब में हाथ डालकर पर्स निकाला। चाहा मेरी तो जैसे जान ही निकल गई हो। मेरा पर्स मेरी पॉकेट में नहीं था। मैं एकदम से खड़ा हो गया और नीचे उतर अपनी सारी पॉकेट को चेक करने लगा। सीट के नीचे बैग में हर जगह देखा, लेकिन मेरा पर्स कहीं नहीं था। आज पड़ोस में खड़े और बैठे सब लोगों को भी पता चल गया था कि मेरा पर्स खो गया है। मैं सबसे पूछा भी, लेकिन सभी का जवाब ना था। सोने के पहले ही जीप पर्स स्टॉप पर बस रुकी थी। लगभग हर होटल पर बस रुकने के कारण मैंने नीचे उतरा था कुछ न कुछ लेने। वहाँ की किसी ने मेरा पर्स चोरी
कर लिया था। बस मैं भी का फायदा उठाया बस इसी का फायदा उठाया। मेरी चप्पल चोरी कर लिया, मुझे कोई अंदाजा नहीं था। कुछ घंटे पहले मैं पूछता, अब वह सारी खुशी मेरी चली गई थी। पर्स पैसा के साथ मेरे कुछ आईडी भी थी, जिसके जाने का भी मुझे दुख था। मेरी पहली कमाई जिसका मेरा त्योहार अच्छा होता, सभी के लिए मैं उन पैसों से कुछ न कुछ लेने का सोच रखा था। मेरे लिए वह पैसे बहुत थे। बस मैं कर पकड़ कर बैठा रहा। मेरा स्टॉप लास्ट था और वह भी आ गया था। बस से सब उतरने लगे, मैं बस वहीं अपनी सीट पर बैठा रहा। सबको जाते हुए उतरते हुए देख रहा था। मैं इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूँ, यह मैं सोच रहा था। आखिर मैं अपने पर्स का ध्यान क्यों नहीं रहा, यही सब सोचकर मैं अपने आप को बार बार कोस रहा था। बस खाली होते के थोड़ी देर बाद तक मैं वहीं बैठा रहा। फिर आखिरकार मैं खुद को संभाला। मैंने अपनी सीट से उठा और दरवाजे की ओर जाने लगा। आंखों में मेरी अभी यहाँ वहाँ पर्स को देखने, इसीलिए मैं सब सीट के नीचे एक बार फिर देखते हुए जा रहा था। मेरी नज़र एकदम पॉलीथिन पर पड़ी, जो सीट के नीचे थी। उसको उठाकर मैंने खोल कर देखा। उसमें एक हैंडबैग निकला, वजन से थोड़ा भारी था। खोलकर मैंने जल्द ही से देखा, मेरी आंखें चमक उठी। उसमें कैश था। मैंने फटाफट वह पॉकेट को पास बंद किया और उसे बैग को मैंने अपने बड़े बैग में डाल लिया। मैंने उसे ठीक से देखा भी नहीं कि कितने पैसे उसमें हैं। मैंने सिर्फ यही सोचा कि जल्दी से यहाँ से निकलूं, क्या पता किसका बैग छूट गया हो, नहीं वह वापस आ जाए। मैं मन में यही सोचा कि शायद यह मेरे लिए ही छोटा है, भगवान चाहता है कि यह मुझे मिले। इसमें इतना पैसा है कि तेरी और मेरे घर वालों की कुछ समस्या तो हल हो सकती है। अब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब मैं पहले से भी ज़्यादा खुश था। बस पर जल्दी से बस स्टॉप से निकला और ऑटो करके अपने घर आया। घर जाकर पहले मैंने सबसे मिला, फिर कुछ समय सबको साथ बात की। फिर अकेले में जाकर मैंने बैंक खोला और उससे वह बैग निकाल मैंने उसमें रखे पैसे निकाले। करीब 2 लाख रुपए उस बैग में थे। उसके अलावा एक पर्स मैंने पर्स खोलकर देखना चाहा, लेकिन इतने में ही कोई बाहर से आवाज़ लगाने लगा, जिस कारण मैंने फिर उसे बंद कर दिया। दीपावली पर मैंने अपनी बहनों को अच्छे से गिफ्ट दिया था।
दिया। साथ ही मैंने यह भी सोच लिया था कि उन पैसों का मैं क्या करने वाला हूँ। इस बारे में मैं घर पर कुछ नहीं कहा, सिर्फ मैं ही अपने प्लान बना लिया था। पापा की एक लोन की किस्त बाकी थी, मैंने उसमें से भी बिना बताए 30,000 किस्त भर दी, बल्कि एक पैसों का भी मैंने ऐसे ही इस्तेमाल करने वाला था। मैं बस 3 दिन की छुट्टी पर आया था। वापस जब और पढ़ाई के लिए लौटना का समय हो गया था, मैं वापस बस में बैठ गया मैं वापस बस में बैठ गया। इस बारे में बैग के साथ उसमें बहुत छोटा बैग था, जिसमें करीब 1,60,000 रुपए थे। एक बार मेरा पर्स चोरी होने के कारण ज़्यादा शक हो गया हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब मैं ऐसी गलती दोबारा करूँगा। मैं अपना हाथ पैर से हटाया ही नहीं। बस स्टॉप पर नीचे उतरते हुए भी मैं बैग को अपने साथ लेकर गया। करीब आधा सफ़र हो गया। एक बस स्टॉप पर गाड़ी रुकी। मैंने एक लड़के को, जो चाय बेच रहा था, बुलाया और बोला कि चाय दे। अब लड़के ने मुझे चाय भरकर दी और जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा, वह बिना मेरे पैसे दिए, बिना कुछ बोले भाग गया। मैंने उसे आवाज़ लगाई कि भाई छोटू, कहाँ जा रहा है? अपने पैसे तो ले जा। लेकर जा रहा, पर वह भागता ही जा रहा था। कुछ मिनट बाद वह दिखाई देना ही बंद हो गया। शायद बस स्टॉप के बाहर किसी दुकान में गया था। बस का समय हुआ, फौरन बजाया। धीरे धीरे बस स्टॉप से निकलने लगी। तभी वह लड़का फिर से दौड़ता हुआ आया, मेरी खिड़की पर आया, बोला भाई अपना पर्स को। उसने मेरे हाथ में मेरा पर्स दिया। वह वहीं रुक गया और बस ले धीरे धीरे स्पीड पकड़ ली। उसके चेहरे पर जो मुस्कान और संतोष था, वह मेरे कलेजे तक चला गया। मैंने अपना पर्स देखा, उसमें सब पैसा ही था, उतने ही रुपए थे। एक ही काम नहीं हुआ था, उसे लड़के से कुछ पूछने का, खाने का समय ही नहीं मिला। उसकी हालत भले ही तंग हो, लेकिन उसका और उसके परिवार को नींद अच्छी आती होगी। अब मैं यह सोच रहा था कि भगवान अब मुझे क्या कर दिखाना है और सिखाना चाहते हैं। मैंने एक बैग लिया और उसके पैसे अपने, जबकि एक लड़का मुझसे काफ़ी छोटा मुझे ज़िंदगी की बड़ी सीख दे गया। मुझे एक सीख गया कि तेरी माँ हूँ या सारा पैसा बेईमानी है। भले ही मैंने यह चुराया नहीं, लेकिन मैंने यह भी कोशिश नहीं की जानने की कि यह किसका पैसा है। एक लड़का मुझे बेईमान से ईमानदार बना गया। मैं अपने कमरे में जाकर सबसे पहले उसे बैग में देखा कि कहीं कुछ पता एड्रेस मिल जाए। उसमें एक पर्चा था, जिसमें एक एड्रेस मुझे मिला। मैंने उसे पते पर ये कहानी है एक दोस्ती। गौरी और नीतेश के बीच जल्द ही
दोस्ती होने लगी। नीतीश अक्सर गौरी को अपनी किताबों के बारे में बताता और गौरी को उसकी बातों में गहराई रुचि होने लगी। धीरे धीरे नीतीश ने गौरी को अपनी जिंदगी की दुख भरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया और अब वह अकेला था। इसने गौरी को दिल को छू लिया। गौरी ने नीतीश को अपने असली परिवार से मिलाने का निश्चय किया। उसने नीतीश को समझाया कि अपने असली माता पिता से मिलना उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसमें यह मोड़ गौरी के लिए भी बहुत कठिन था, क्योंकि उसने नीतीश को अपने दिल से करीब माना था। नीतीश ने गौरी के साथ मिलकर अपने असली परिवार से संपर्क किया। उसके माता पिता ने नीतीश को गले लगाया और अपने बेटे को पाकर बहुत खुश हुए। इसमें नीतीश को उसकी खोई हुई पहचान वापस दिलाई। जब गौरी और नीतीश मिले तो दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने अपने पुराने दिनों की बात की और उन पलों को याद किया जिन्होंने उनकी दोस्ती को इतना खास बना दिया। इसमें यह मुलाकात दोनों के लिए एक नई शुरुआत थी। गौरी और नीतीश ने महसूस किया कि उनकी दोस्ती ने उन्हें जीवन में बेहतर इंसान बनाया। उन्होंने एक दूसरे को हमेशा के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना और साथ में अपनी जिंदगी के नए अध्यायों की ओर बढ़े। इस कहानी का अंत एक नई शुरुआत के साथ होता है, जहां गौरी और नीतीश ने अपनी दोस्ती को हमेशा कायम रखने का वादा किया। इसने यह सिखाया कि सच्ची दोस्ती किसी भी परिस्थिति में टिक सकती है और वह जीवन की सबसे बड़ी कीमती चीजों में से एक है। समय के साथ गौरी ने नीतीश के परिवार के साथ भी घनिष्ठ संबंध बना लिए। नीतीश की मां ने उसे अपनी बेटी की तरह माना और हर फैसले का समर्थन किया। गौरी ने भी उन्हें अपने परिवार का हिस्सा माना और उनके साथ समय बिताने लगी। इसमें यह देखना सुखद था कि कैसे गौरी और नीतीश के परिवार एक दूसरे के साथ घुल मिल गए। लेकिन हर कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक दिन नीतीश के परिवार को एक बड़े बिजनेस प्रपोजल के लिए विदेश जाना पड़ा। यह एक सुनहरा मौका था, लेकिन इसका मतलब था कि उन्हें वहां कई महीनों तक रहना होगा। नीतीश ने गौरी से इस बारे में बात की और उसे भी उनके साथ चलने के लिए कहा। गौरी के सामने एक बड़ा फैसला था। इसमें गौरी की दुविधा ने एक नया तनाव पैदा कर दिया था। गौरी ने इस प्रस्ताव पर गहराई से विचार किया। उसने अपने परिवार से बात की और नीतीश के साथ विदेश जाने का फैसला किया। यह निर्णय उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसने अपनी दोस्ती और करियर को
प्राथमिकता दी। उसने अपने माता-पिता से वादा किया कि वह उनके संपर्क में रहेगी और जल्द ही वापस आ जाएगी। उसने अपने माता-पिता से वादा किया कि वह हमेशा उनके संपर्क में रहेगी और जल्द ही वापस आएगी। विदेश में गौरी और नीतेश ने अपने प्रोजेक्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तारित किया। इस अनुभव ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया और उनकी दोस्ती को और गहरा कर दिया। इसमें यह देखना प्रेरणादायक था कि कैसे उन्होंने एक दूसरे का समर्थन किया और नई चुनौतियों का सामना किया। समय के साथ गौरी और नीतेश ने महसूस किया कि उनके दोस्ती अब एक गहरी साझेदारी में बदल गई है। उन्होंने एक दूसरे के लिए जो सम्मान और प्यार महसूस किया वह अब दोस्ती से कहीं अधिक था। इसका अंत एक नई शुरुआत के संकेत के साथ होता है, जहां गौरी और नीतेश ने अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाने का फैसला किया। नीतेश और गौरी ने मिलकर एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें उन्होंने अपने बिजनेस को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का फैसला किया। इस प्रोजेक्ट में उन्होंने अपनी पूरी मेहनत और लगन लगा दी। इसके तहत उन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जो कुछ ही महीनों में सफल हो गया। इस सफलता ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत कर दिया और इसको एक नई दिशा दी। गौरी और नीतेश की मुलाकात के बाद दोनों अपनी पुरानी यादों को ताजा करने लगे। इस मुलाकात ने उन्हें एहसास दिलाया कि भले ही उनके जीवन की राहें अलग हो गई, लेकिन उनकी दोस्ती की डोर अब भी मजबूत है। इसमें अब एक नया अध्याय खुलने जा रहा था। नीतेश ने गौरी को बताया कि उसने अपने माता-पिता के बिजनेस में कई नए बदलाव किए हैं और वह चाहता है कि गौरी भी इस बिजनेस का हिस्सा बने। गौरी ने इस प्रस्ताव पर विचार किया क्योंकि वह नीतेश के साथ काम करने का मौका नहीं गंवाना चाहती थी।
उसने अपनी वर्तमान नौकरी से कुछ महीनों की छुट्टी ली ताकि वह नीतीश के साथ काम कर सके और इसमें एक नया मोड़ ला सके। गौरी ने अपनी नई यात्रा नीतीश के साथ शुरू की। उसने बात करने का तरीका बहुत ही अनोखा था। वे एक दूसरे के विचार को समझते और उनका आदान प्रदान करते। इस दौरान गौरी ने बिजनेस में कई नए पहलुओं को समझा और नीतीश ने उसके सुझाव को अपनाया। यह अनुभव उनके शहर बदलने के बाद गौरी ने नए स्कूल में दाखिला लिया और नए दोस्त बनाए। हालांकि उसकी और नीतीश की दोस्ती में कोई कमी नहीं आई। वे अक्सर फोन पर बात करते और एक दूसरे की जिंदगी की खुशियों और परेशानियों को साझा करते। इसने उन्हें सिखाया कि सच्ची दोस्ती दूरियों पर निर्भर नहीं करती। कुछ साल बाद गौरी ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी करने लगी। इस बीच नीतीश ने भी अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने माता पिता के बिजनेस में शामिल हो गया। दोनों अपने अपने करियर में व्यस्त हो गए, लेकिन उनकी दोस्ती की डोर कभी कमजोर नहीं हुई। एक दिन गौरी को एक बड़ी मीटिंग के लिए उसी शहर में जाना पड़ा जहां नीतीश रहता था। उसने नीतीश को इस बारे में बताया और दोनों ने मिलकर फैसला किया। इसका यह हिस्सा बहुत ही खास है क्योंकि दोनों ने वर्षों बाद एक दूसरे को देखा। नीतीश की कहानी सुनकर गौरी ने उसे अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। उसने नीतीश के दर्द को बांटने का फैसला किया और गौरी की माँ भी नीतीश को अपना बेटा मानने लगी और उसके घर में एक खास जगह बना दी। यह दोनों ने जीवन में नया मोड़ लाया। समय के साथ गौरी और नीतीश के बीच का रिश्ता गहरा होता गया। दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने दुख सुख साझा किए, लेकिन फिर एक दिन एक बड़ा रहस्य खुला जिसने इसको और भी जटिल बना दिया। गौरी को पता चला कि नीतीश के माता पिता वास्तव में जीवित थे और उन्हें बचपन में अपहरण कर लिया गया था। यह सुनकर गौरी हैरान रह गई।
उसने नीतीश ने इस पर बात की और सच्चाई जानने की कोशिश की। नीतीश गौरी को बताया कि उसके असली माता-पिता उसे खोज रहे थे और वह इसके बारे में सब कुछ नहीं जानता था। गौरी और नीतीश की कहानी में एक नया अध्याय शुरू होता है जब नीतीश अपने असली माता-पिता के साथ रहने लगा। हालांकि उनकी दोस्ती में कोई कमी नहीं आई। यह कहानी है एक बूढ़ी माँ की, जो कि एक माँ ही है, अपने बच्चों को किसी भी स्थिति में परेशान नहीं देख सकती है। और इस कहानी में सुनेंगे और देखेंगे कि विकास बहुत परेशान था। उसका जो लड़का था उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह घर की इस स्थिति से कैसे संभाले। वह अपनी माँ को बहुत चाहता था, लेकिन विकास की पत्नी और बच्चे उसकी माँ से दूर भागते थे क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी किसी पुरानी बीमारी के कारण झुकी हुई थी। जैसे तो विकास की माँ अपना सारा काम खुद कर लेती थी, किंतु फिर भी वह अपनी पत्नी और बच्चे के लिए हमेशा खटकती भी, यानी वह सब उसे बहुत ही ज्यादा चिढ़ते थे और उसमें हिंदी करते थे। एक दिन विकास का दादी और ऊपर के कमरे में चले जाओ, मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं। यह बात विकास के बड़े बेटे अखिलेश ने सुनी। बड़ी ही बेरुखी से अपनी दादी से कहा। दादी बोली, बेटा मैं बहुत दूर बैठी हूँ तो उसमें भला तुम्हें अब क्या परेशानी हो सकती है? दर्शन दूर ऊपर चढ़ा नहीं जाएगा। बड़ी ही धीरे से दर्द भी आवाज से विकास की माँ ने अपने बड़े पोते अखिलेश से कहा। मोटर नहीं, मुझे चिढ़ाती है। अखिलेश ने अपनी दादी से जोर डांट दिया। वह कहा, अखिलेश क्यों चिल्ला रहे हो? विकास की पत्नी कामनी ने किचन से आवाज लगाई। देखो ना माँ, यह दादी ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे सभी दोस्त आने वाले हैं। अखिलेश ने शिकायत भरे लहजों से माँ से कहा, अपने ऊपर चले जाओ ना, क्यों हम लोगों को परेशान इतना करती हो? कामनी ने अपने बेटे का पक्ष लेते हुए यह सुनकर बेचारी सरस्वती चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वह पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने है वाले कमरे में जाकर बैठ गई। विकास बाजू वाले कमरे से सब कुछ सुन रहा था और सारी बात सुनकर उसे बहुत ही ज्यादा कष्ट हो रहा था, क्योंकि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा था, मगर वह असहाय था। अगर वह कुछ कहता तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते थे, क्योंकि उसकी पत्नी एक ऊंचे घराने की थी, इसीलिए उसने बहुत घमंड था और विकास चाहता था कि घर में कोई बड़ा कलेश न हो, अतः वह चुपचाप इसी तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहा। मगर विकास अपनी माँ को बहुत प्यार करता था और वह उनका बहुत ख्याल रखता था। तभी रात को विकास की पत्नी कामनी बोली कि आप कुछ करो, कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी और तुम्हारी माँ उनके सामने आ गई और उनसे बात भी करने लगी।
मुझे बहुत ही शर्म आ रही थी उन्हें अपनी सास बताने में, इसीलिए कलेक्टर की पत्नी से मैंने कह दिया कि यह मेरे दूर के रिश्तेदार है, अपना इलाज कराने आई है। इस बात को सुनते ही विकास को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सरस्वती अपने बेटे विकास की सारी उपस्थिति परिस्थिति अच्छी तरह से जानती थी। उसके बेटे को कोई कष्ट न हो, इसलिए वह हर बात को चुपचाप सह लेती थी। विकास बहुत उदास रहने लगा। एक दिन तरफ फिर परिवार और सामाजिक स्तर पर जीवन जीने का प्रतिबद्धता थी, और तो उसके तरफ से उसकी माँ प्यारी विकास को रोज उदास और बहुत दुखी देखकर सरस्वती भी अंदर अंदर दुखी होने लगी। अब सरस्वती से अपनी बेटे विकास का ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। तभी एक दिन सरस्वती ने अपने बेटे विकास को कहा कि बेटा विकास, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहां छोड़ आओ। बेटा, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। किंतु माँ वहाँ तो कोई भी नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? विकास आश्चर्य था पूछा। विकास की पत्नी जल्दी से बोली, अरे सब लोग गांव वाले हैं ना, और तुम्हारे मामा जी भी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम गांव में माँ जी के लिए सारी व्यवस्था कर आएंगे। कामनी की तो ऐसे मन की बात की मुराद पूरी हो रही थी। विकास की माँ, हाँ बेटा, बहू सही कह रही है। उदास मन से लंबी सांस लेते हुए विकास की माँ सरस्वती ने कहा। विकास जानता था कि माँ में कि गांव में कोई देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी प्यारी माँ को गांव छोड़ने के लिए विवश हो गया। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब विकास छोटा था और उसके पिताजी भी थे, तब उसके मामा आए थे। उसके बाद वह अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आज आस पड़ोस उनके अमेरिका से आने पर बहुत खुश उत्साहित था। अमेरिका में विकास के चाचा डॉक्टर आ रहे थे, तो जैसे ही डॉक्टर चाचा राकेश के ने विकास के घर में कदम रखा, सब से मिलकर बहुत उत्साहित थे। उनका स्वागत किया गया। यह देखकर उसके चाचा बहुत ही खुश हो गए। क्यों विकास, भाभी नहीं दिख रही है? कहा डॉक्टर राकेश ने बड़े ही उत्साह पूर्वक से पूछा। जी, वह गांव में रहती हैं, यह उनका मन नहीं लग रहा था, कामनी ने सपाट लहजों में उत्तर दिया। डॉक्टर राकेश ने विकास की ओर देखा तो विकास ने अपनी आंखें झुका ली थी, और डॉक्टर राकेश सब समझ गए थे और बोले कि कल हम सब भाभी से मिलने गांव चलेंगे। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंच गए और देखा कि सरस्वती को बहुत तेज बुखार है और वह पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर राकेश दौड़कर सरस्वती के पास गए और उनके पैर छूकर रोने लगे। सरस्वती की यह हालत देखकर उनकी कल्पना से पैर थी, सब कुछ
देखकर सरस्वती को देवर डॉक्टर राकेश बहुत दुखी हो रहा था। वह बेटा विकास, तुमने तो माँ नाम उजागर कर दिया। माँ की ऐसी हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर राकेश ने विकास को वह डांट हुए कहा, नहीं देवर जी, विकास का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। सरस्वती ने विकास का बचाव करते हुए कहा, मुझे सब पता चल गया है। भाभी आप चुप रहो, क्योंकि बहू तुम्हें अपनी सास की झुकी हुई कमर पसंद नहीं, उसकी कुर्ता पसंद नहीं, समझ में ना। यह कहकर डॉक्टर राकेश ने कामिनी की तरफ बहुत ही गुस्से से देखा। कामिनी निरूप और होकर विकास की ओर देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वह सरस्वती भाभी की संघर्षों की देन है। और बेटा विकास, तुम शायद मालूम नहीं हो कि बचपन से अब तक तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई थी। मैं भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस क्रूर माँ अपनी एक आंख और अपना मन मेरा तुम्हें देकर तुम्हारा इलाज कराया था और तुम्हें इतना सुंदर रूप दिया। कामिनी बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रसाद इन प्रसन्न आधारित बनाना चाहती थी। इस संघर्षशील औरत की तुम लोग ने यह दशा कर दी। ईश्वर कभी तुम्हें माफ नहीं करेगा। डॉक्टर राकेश की आंखों से यह सारी बात करते हुए खूब आंसू भर आए थे। अब भाभी और भाभी देवर अमेरिका चलोगी। यह इन स्वार्थी लोगों के बीच आपको नहीं रहने दूंगा। डॉक्टर राकेश अपनी भाभी सरस्वती से कहा। डॉक्टर राकेश की चाचा सारी बात सुनकर विकास फूट कर रोने लगा। उसे यह एक बात अब पता चली थी कि उसकी माँ की एक आंख खराब क्यों है, उनकी कमर की झुकी हुई क्यों है। वह सब तो उसकी माँ ने बचपन में ही उसे खुशी खुशी दे दी थी। तभी तो आज विकास खुद इतना सुंदर है और उसकी कितने सालों से दर्द झेल रही थी, तड़प रही। अब विकास खुद को कोस रहा था और उसे लग रहा था कि उससे ज्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। विकास दौड़कर माँ के पैरों पर गिर गया और रोता हुआ बोला कि माँ, मेरा अपराध अक्षमय है। मैं जानबूझकर छुट्टी साधे रहा और आपको अपमानित करवाता रहा। अब से सिर्फ आप ही उस घर में साथ रहेंगी और कोई नहीं रहेगा। यह कहते हुए विकास ने अपनी बहुत ही क्रोध होते हुए अपनी पत्नी कामिनी पर बच्चों को देख कामिनी को भी बहुत ही पछतावा हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अपनी सास सरस्वती से आंख मिला पाए। लेकिन उसकी आंखों से पछतावा बिल्कुल झलक रहा था। यह कहानी है एक गरीब लड़के की और वह लड़का एक चोरी के पैसे मिल जाते किस तरीका से बेईमानी से अच्छा लड़का बन जाता है। तो इस कहानी को पूरा सुनेंगे और समझेंगे। तो श्याम, मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरी आज पहली सैलरी आई थी अपने छोटे से शहर में। यहाँ
अपनी पढ़ाई पूरी करने आया था। पापा तो चाहते थे कि मैं अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दूं, लेकिन श्याम ने अपने घर के हालात देखे। पापा, लेकिन पढ़ाई के साथ मैं नौकरी भी करूंगा, घर का लोन भी है और पढ़ाई पूरी करने के बाद भी तो यही करना है। पार्ट टाइम एक जॉब ज्वाइन कर लिया जिसमें मुझे 12 से 13 हजार रुपये मिल रहे थे। पहले महीने की सैलरी लिए हम दीपावली मनाने अपने घर के लिए रवाना हुआ। घर जाने में मुझे 8 घंटे लगते हैं। बस का सफ़र रहा। सैलरी के पैसे मैंने पर्स में रखे थे। त्योहार का समय है, बस में जगह मिलना मुश्किल की बात है, लेकिन इन सब बातों को अब मैं मुसीबत नहीं मान रहा था, बल्कि इन सब के बावजूद मेरा मन खुश था। जब मैं पैसे जो थे, पैसा पास हो तो खुशी ही है, इस बात का मुझे एहसास हो गया था। बस का पूरा डिब्बा भरा हुआ था। मेरा स्टॉप लास्ट स्टॉप था। बस स्टैंड पर बस रुकी। बस मजे से चल रही थी, पर उतरकर एक प्लेटफॉर्म पर उतरकर मैं भी मजे लेते हुए, खाते पीते हुए अपनी यात्रा कर रहा था। थोड़ी देर बाद बस में कुछ जगह हुई और एक सीट मुझे बैठने को मिल गई। खिड़की के पास की सीट थी, तो बाहर की ठंडी गर्म हवा मेरी आंखें कब लग रही थी मुझे पता भी नहीं चल रहा था। करीब 4 घंटे बाद शोर के कारण मेरी आँख खुल गई। अभी मैं समय देखा तो मेरा बस स्टैंड करीब 1 घंटे की दूरी पर और होगा। प्यास लगी। मैंने पानी की बोतल लेने के लिए अपने पेट के पीछे वाली जेब में हाथ डालकर पर्स निकाला। चाहा मेरी तो जैसे जान ही निकल गई हो। मेरा पर्स मेरी पॉकेट में नहीं था। मैं एकदम से खड़ा हो गया और नीचे उतर अपनी सारी पॉकेट को चेक करने लगा। सीट के नीचे बैग में हर जगह देखा, लेकिन मेरा पर्स कहीं नहीं था। आज पड़ोस में खड़े और बैठे सब लोगों को भी पता चल गया था कि मेरा पर्स खो गया है। मैं सबसे पूछा भी, लेकिन सभी का जवाब ना था। सोने के पहले ही पर्स स्टॉप पर बस रुकी थी। लगभग हर होटल पर बस रुकने के कारण मैंने नीचे उतरा था कुछ न कुछ लेने। वहाँ की किसी
ने मेरा पर्स चोरी कर लिया था। बस मैं भी का फायदा उठाया बस इसी का फायदा उठाया। मेरी चप्पल चोरी कर लिया, मुझे कोई अंदाजा नहीं था। कुछ घंटे पहले मैं पूछता, अब वह सारी खुशी मेरी चली गई थी। पर्स पैसा के साथ मेरे कुछ आईडी भी थी, जिसके जाने का भी मुझे दुख था। मेरी पहली कमाई जिसका मेरा त्योहार अच्छा होता, सभी के लिए मैं उन पैसों से कुछ न कुछ लेने का सोच रखा था। मेरे लिए वह पैसे बहुत थे, बस मैं कर पकड़ कर बैठा रहा। मेरा स्टॉप लास्ट था और वह भी आ गया था। बस से सब उतरने लगे, मैं बस वहीं अपनी सीट पर बैठा रहा। सबको जाते हुए उतरते हुए देख रहा था। मैं इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूँ, यह मैं सोच रहा था। आखिर मैं अपने पर्स का ध्यान क्यों नहीं रहा, यही सब सोचकर मैं अपने आप को बार बार कोस रहा था। बस खाली होते के थोड़ी देर बाद तक मैं वहीं बैठा रहा। फिर आखिरकार मैं खुद को संभाला। मैंने अपनी सीट से उठा और दरवाजे की ओर जाने लगा। आंखों में मेरी अभी यहाँ वहाँ पर्स को देखने, इसीलिए मैं सब सीट के नीचे एक बार फिर देखते हुए जा रहा था। मेरी नज़र एकदम पॉलीथिन पर पड़ी, जो सीट के नीचे थी। उसको उठाकर मैंने खोल कर देखा, उसमें एक हैंडबैग निकला। वजन से थोड़ा भारी था। खोलकर मैंने जल्द ही से देखा, मेरी आंखें चमक उठी। उसमें कैश था। मैंने फटाफट वह पॉकेट को पास बंद किया और उसे बैग को मैंने अपने बड़े बैग में डाल लिया। मैंने उसे ठीक से देखा भी नहीं कि कितने पैसे उसमें हैं। मैंने सिर्फ यही सोचा कि जल्दी से यहाँ से निकलूं, क्या पता किसका बैग छूट गया हो, नहीं वह वापस आ जाए। मैं मन में यही सोचा कि शायद यह मेरे लिए ही छोटा है, भगवान चाहता है कि यह मुझे मिले। इसमें इतना पैसा है कि तेरी और मेरे घर वालों की कुछ समस्या तो हल हो सकती है। अब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब मैं पहले से भी ज्यादा खुश था। बस पर जल्दी से बस स्टॉप से निकला और ऑटो करके अपने घर आया। घर जाकर पहले मैंने सबसे मिला, फिर कुछ समय सबको साथ बात की। फिर अकेले में जाकर मैंने बैंक खोला और उससे वह बैग निकाल मैंने उसमें रखे पैसे निकाले। करीब
2 लाख रुपए उस बैग में थे। उसके अलावा एक पर्स मैंने पर्स खोलकर देखना चाहा, लेकिन इतने में ही कोई बाहर से आवाज लगाने लगा, जिस कारण मैंने फिर उसे बंद कर दिया। दीपावली पर मैंने अपनी बहनों को अच्छे से गिफ्ट दिया, साथ ही मैंने यह भी सोच लिया था कि उन पैसों का मैं क्या करने वाला हूँ। इस बारे में मैं घर पर कुछ नहीं कहा, सिर्फ मैं ही अपने प्लान बना लिया था। पापा की एक लोन की किस्त बाकी थी, मैंने उसमें से भी बिना बताए 30,000 किस्त भर दी, बल्कि एक पैसों का भी मैंने ऐसे ही इस्तेमाल करने वाला था। मैं बस 3 दिन की छुट्टी पर आया था। वापस जब और पढ़ाई के लिए लौटना का समय हो गया था, मैं वापस बस में बैठ गया। इस बारे में बैग के साथ उसमें बहुत छोटा बैग था, जिसमें करीब 1,60,000 रुपए थे। एक बार मेरा पर्स चोरी होने के कारण ज्यादा शक हो गया हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब मैं ऐसी गलती दोबारा करूँगा। मैं अपना हाथ पैर से हटाया ही नहीं। बस स्टॉप पर नीचे उतरते हुए भी मैं बैग को अपने साथ लेकर गया। करीब आधा सफर हो गया। एक बस स्टॉप पर गाड़ी रुकी। मैंने एक लड़के को, जो चाय बेच रहा था, बुलाया और बोला कि चाय दे। अब लड़के ने मुझे चाय भरकर दी और जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा, वह बिना मेरे पैसे दिए, बिना कुछ बोले भाग गया। मैंने उसे आवाज लगाई कि भाई छोटू, कहाँ जा रहा है? अपने पैसे तो ले जा। लेकर जा रहा, पर वह भागता ही जा रहा था। कुछ मिनट बाद वह दिखाई देना ही बंद हो गया। शायद बस स्टॉप के बाहर किसी दुकान में गया था। बस का समय हुआ, फौरन बजाया। धीरे धीरे बस स्टॉप से निकलने लगी। तभी वह लड़का फिर से दौड़ता हुआ आया, मेरी खिड़की पर आया, बोला भाई अपना पर्स को। उसने मेरे हाथ में मेरा पर्स दिया। वह वही रुक गया और बस ने धीरे धीरे स्पीड पकड़ ली। उसके चेहरे पर जो मुस्कान और संतोष था, वह मेरे कलेजे तक चला गया। मैंने अपना पर्स देखा, उसमें सब पैसा ही था, उतने ही रुपए थे। एक ही काम नहीं हुआ था, उसे लड़के से कुछ पूछने का, खाने का समय ही नहीं मिला। उसकी हालत भले ही दंग हो, लेकिन उसका और उसके परिवार को नींद अच्छी आती होगी। अब मैं यह सोच रहा था कि भगवान अब मुझे क्या कर दिखाना है और सिखाना चाहते हैं। मैंने एक बैग लिया और उसके पैसे अपने
जबकि एक लड़का मुझसे काफी छोटा मुझे जिंदगी की बड़ी सीख दे गया। मुझे एक सीख गया कि तेरी माँ हूँ या सारा पैसा बेईमानी है। भले ही मैंने यह चुराया नहीं, लेकिन मैंने यह भी कोशिश नहीं की जानने की कि यह किसका पैसा है। एक लड़का मुझे बेईमान से ईमानदार बना गया। मैं अपने कमरे में जाकर सबसे पहले उसे बैग में देखा कि कहीं कुछ पता एड्रेस मिल जाए। उसमें एक पर्चा था जिसमें एक एड्रेस मुझे मिला। मैंने उसे पते पर